अभी कल आपको बताया गया था पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में, है ना, उसी को लेकर लिखे गए हैं यहाँ पे कुछ जो है ऑप्शंस जो है। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये सही है यहाँ पे, है ना। 17 सितंबर जो है वो मोदी के जन्मदिन पर इसको लॉन्च किया गया था, ये भी बात ठीक है। और जितने भी आर्टिशंस हैं यहाँ पे या क्राफ्ट पीपल्स हैं उनको इसके अंदर शामिल किया गया है, जो 18 अलग अलग तरीके के ट्रेड्स में डील करते हैं यहाँ पे। तो कल बताया गया था कि 18 अलग अलग कैटेगरीज हैं जहाँ पे इनको शामिल किया गया है। अब इस तरीके के क्वेश्चन में आंसर कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आ जाएगा यहाँ पे। तो ये तीनों ही बातें सही हैं यहाँ पे। भारत मंडपम की तरह ही जो है विश्व का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया गया है और इसको यशोभूमि नाम दिया गया, और ये भी विश्वकर्मा योजना के दिन ही लॉन्च किया गया था। ये कहाँ से संबंधित है, नई दिल्ली से यहाँ पे, ठीक है ना। अब आगे चलो यहाँ पे। अब ये कुछ समरी है यहाँ पे जो कल अपन ने डिस्कस भी की थी यहाँ पे। इसमें जो है वो आप ये ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार यहाँ से इस तरीके का पूछा जा सकता है कि ये जो ऋण दिया जा रहा है वो किस तरीके का है, कोलेटरल फ्री है। कोलेटरल फ्री होने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको किसी भी चीज को क्या नहीं रखना है, गिरवी नहीं रखना है यहाँ पे, ठीक है ना। और 5% के ऊपर ब्याज मिलेगा। टोटल लोन कितने रुपए का मिलेगा, 3 लाख का। और 3 एडिशनल बेनिफिट और है, ये भी अपन ने कल डिस्कस किया था। 500 रुपए स्किल ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपन मिलेगा हर महीने। 1500 रुपए मॉडर्न टूल्स हैं, यदि वो खरीदना चाहते हैं तो शुरुआत में है। और 15,000 रुपए पूरा टूल किट खरीदना चाहते हैं तब वो पैसा जो है उनको दिया जाएगा यहाँ पे। और ये 18 ट्रेड्स हैं जो अभी अपन ने देखा, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर इनको बेनिफिट यहाँ पे इस योजना के तहत जो है वो दिया जाएगा यहाँ पे। और इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें कुल मिला के कितनी मंत्रालय की भूमिका है ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है मिनिस्ट्री का, वित्त मंत्रालय का, वो भी यहाँ पे भागीदारी निभा रहा है यहाँ पे। तो कई बार आपको पूछ लिया कि इनमें से कौन सा मंत्रालय इसका हिस्सा नहीं है यहाँ पे, है ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि तीनों मिनिस्ट्री जो है वो इसके अधीन है यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। कल अपन ने शांति निकेतन के बारे में देखा था, तो शांति निकेतन को भी यहाँ पे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज जो है लिस्ट के अंदर डाला गया है यहाँ पे। तो ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर है जो सितंबर 2023 के अंदर सम्मिलित की गई है यहाँ पे। ब्रिबॉन डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये भी बात ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी यहाँ पे। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। तो आंसर कौन सा आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएगा यहाँ पे। तो आजकल जितने भी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे ना, मेन चीज आपको ये ध्यान रखना है, ज्यादातर आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ये आप यदि कवर करेंगे तो छोटे मोटे क्वेश्चन ऑटोमेटिक कवर हो सकते हैं। अब कल अपन ने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था आपको, है ना, मैंने स्लाइड भी शेयर कर दी थी आपको। ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ आप, बोलो कौन सा आएगा। कौन सा जानवर जो है, जो 6 एंट्रेंस बनाए गए हैं पार्लियामेंट के, उसमें किसको रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, कौन से जानवर को। तो कौन सा आएगा इसका आंसर बताओ, 4 आएगा। लॉयन इसके अंदर नहीं है यहाँ पे। पुरानी संसद का नाम जो है प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वो क्या दिया गया है यहाँ पे, कौन सा आएगा बोलो। अंबेडकर सदन, भारत सदन, आजाद स्मृति और संविधान सदन। कौन सा आएगा इसका आंसर, संविधान सदन आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो इसके बाद में किसान क्रेडिट कार्ड की डिटेल पढ़ेंगे देखो आज अपन थोड़ी, क्योंकि ये अभी आरआरबी पीओ के अंदर इसके ऊपर सवाल भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे जो है किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो एक तरीके से शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए सामान्यतया इसका इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। और किसानों को विभिन्न तरीके की गतिविधियों के लिए, चाहे वो अलाइड गतिविधियां हो, एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज कोई भी हो यहाँ पे। तो इनमें पूछा गया है कि यहाँ पे कौन से फॉलोइंग पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म्स असेट, यानी जितने भी, जैसे मान लो किसी के पास ट्रैक्टर है और भी कोई औजार पाती है जो खेती में काम आता है, उसके मेंटेनेंस के लिए जो वर्किंग कैपिटल है उसकी आवश्यकता को पूरा करेगा। या फिर हार्वेस्टर्स, ट्रैक्टर या मिनी ट्रक खरीदने के लिए पैसा दिया जाता है। या फिर कंजप्शन रिक्वायरमेंट जो फार्म हाउस होल्ड की है, यानी जो खेती में काम कर रहे हैं उनकी घरेलू यदि कोई आवश्यकता है तो उसको पूरा करने में यहाँ पे उपयोग में लाया जा रहा है। या फिर पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस है, यानी हार्वेस्टिंग के बाद में मान लो उसको जो है वो मंडी तक पहुंचाना है और भी कोई खर्चा होना है पैकिंग में, तो वो पैसा दिया जा रहा है यहाँ पे। या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउसेज एंड सेटिंग अप ऑफ फैमिली कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी,
तो किस काम में केसीसी की उपयोगिता यहाँ पे है ये आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को अपन बाद में करेंगे, पहले इससे संबंधित जो है वो कुछ डिटेल देखेंगे। देखो यहाँ पे 1998 के अंदर सबसे पहले देश के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया था यहाँ पे, और शुरुआत में इसका उद्देश्य यही था कि किसानों को बीज और फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के लिए ये पैसा मुहैया करवाई जाए। तो एक तरीके से सिंगल विंडो फैसिलिटी थी जिसके माध्यम से किसानों को मजबूत करने का काम इस योजना के माध्यम से किया गया। इसके बाद में कुछ एक्टिविटीज और जोड़ी गई और इसको एक्सटेंड कर दिया गया यहाँ पे, इसकी सेवाओं को यहाँ पे 2004 के अंदर, और इसमें अलाइड और नॉन अलाइड फार्म एक्टिविटीज को भी यहाँ पे शामिल कर दिया गया, जो सीड फर्टिलाइजर या फिर जो है पेस्टिसाइड्स के अलावा थे यहाँ पे। फिर इसमें और एक्सटेंशन किया गया, यानी सेवाओं को और जोड़ दिया गया 2018-19 के बजट के अंदर, और इसमें फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स जो है, यानी पशुपालन या फिर मछली पालन का जो काम किसान कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पे इसके माध्यम से सुविधा देने का काम शुरू किया गया यहाँ पे केसीसी के माध्यम से। तो आपको कभी पूछ लिया गया कि निम्न में से किस तरीके की फैसिलिटी नहीं मिल रही है केसीसी के तहत, तो ये सारी सुविधाएं जो है वो केसीसी के माध्यम से जो है देश में दी जा रही है यहाँ पे। इसके बाद में कौन जो है किस तरीके की वित्तीय संस्थाएं देश के अंदर केसीसी को किसानों तक पहुंचा रही है, तो कमर्शियल बैंक है, आरआरबीज है, स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। ये सारे जो हैं वो किसानों तक जो है, फार्मर्स तक केसीसी जो है वो पहुंचाने का काम करते हैं यहाँ पे। ये सवाल बहुत बार एग्जाम में आया है पिछले जो है, यदि आप 3-4 सालों में देखेंगे तो ये जो है वो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि केसीसी के माध्यम से जो लिमिट जो है वो यहाँ पे बढ़ाई गई थी कि ये 1 लाख से बढ़ाकर 1.6 लाख कर दी गई है, जो कोलेट्रल फ्री एग्रीकल्चर लोन रहेंगे, यानी केसीसी के माध्यम से किसानों को कोलेट्रल फ्री ऋण दिया जा सकेगा, और ये ऋण की लिमिट जो है 1.6 लाख रुपीस है यहाँ पे। तो ये लिमिट आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इतना पैसा जो है वो यहाँ पे कोलेट्रल फ्री रहेगा केसीसी के माध्यम से यहाँ पे। तो इस पे काफी बार क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं एग्जाम में। अब इसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अभी अपन ने जो क्वेश्चन देखा था वो इसी से जुड़ा हुआ है यहाँ पे। देखो तो ये जितने भी शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट है वो पूरी करता है यहाँ पे, यानी जो है कल्टीवेशन से, यानी फसल की जो है वो आप उपजाऊ करना चाहते हैं, बोना चाहते हैं, या फसल की बुआई के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं उसके लिए लघुकालीन पैसे की जो आवश्यकता रहेगी उसको पूरा करेगी। हार्वेस्टिंग के बाद में जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो पूरा किया जाएगा। इसके अलावा मार्केटिंग करनी है, आपको प्रचार प्रसार करना है, ब्रांडिंग करनी है उसकी, तो उसके लिए भी पैसा यहाँ पे दिया जाएगा। हाउस होल्ड की कंजप्शन रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, तो वो पैसा भी मुहैया करवाया जाएगा। आप कोई भी फार्म इक्विपमेंट्स आपके पास हैं उसके मेंटेनेंस करने के लिए जो खर्चा आ रहा है वहां पे वो पैसा दिया जाएगा। इसके अलावा जो है अलाइड और एग्रीकल्चर जो मुख्य गतिविधियां हैं उसमें गतिविधियों में भी पैसा मुहैया करवाया जाएगा। तो अब इसका आंसर जो है वो आप यहाँ पे जो अभी अपन ने क्वेश्चन देखा था उसका जो है वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, बोलो। अभी अपन ने देख लिया ना इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, किस तरीके की गतिविधियों में पैसा नहीं दिया जाएगा। तो ये है क्या, ट्रक व्रक लेने के लिए पैसा थोड़ी मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। खुद का घर बनाने के लिए भी पैसा नहीं दिया जा रहा, कोल्ड स्टोरेज के लिए भी पैसा नहीं दिया जा रहा, ठीक है ना। तो ये गलत है यहाँ पे और ये भी गलत है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी ये तो सही हो जाएगा यहाँ पे, ये गलत है यहाँ पे। तो इसमें जो है वो सही कौन कौन सा हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 1 3 4 यहाँ पे सही है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आंसर में आएगा यहाँ पे। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, इस तरीके की चीजें जो हैं वो क्वेश्चन एग्जाम में केसीसी से संबंधित कई बार एग्जाम में पूछी जाती है यहाँ पे। अब इसको जो है मेन कुछ फीचर्स देखेंगे जहां से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आते हैं आपके। तो आप देखो यहाँ पे मेन केसीसी के ऊपर जो लोन मिलता है वो 4% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाता है यहाँ पे। लेकिन ये 4% के ऊपर लोन मिलेगा कैसे, शुरुआत में तो 7% रहेगा इसके ऊपर ब्याज केसीसी के ऊपर, लेकिन यदि आप 3 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो आपको सरकार इंटरेस्ट रेट में जो है वो कटौती की स्कीम का लाभ देगी 2% का, है ना। तो 7 में से 2% तो सीधे सीधे चले जाएंगे शुरुआत में ही, यदि आप 3% तक का लोन ले रहे हैं। तो यदि आपने पैसे को समय पर लौटा दिया, यानी रीपेमेंट समय पे किया आपने, ठीक है ना, तो आपको 3% का बेनिफिट और देगी सरकार यहाँ पे।
तो ये 2% के साथ 3% और जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो टोटल जो रिडक्शन रहेगा इंटरेस्ट रेट के अंदर वो कितना है 5%। तो 7 - 5 कितना ब्याज लगेगा 4% का ब्याज लगेगा, ठीक है ना। लेकिन ये तभी लगेगा यहाँ पे जब आप जो है, ये कितना हो गया यहाँ पे 3 2 5, अच्छा गलत हो गया क्या यहाँ, अच्छा ये टोटल 3% है, हाँ ठीक है, टोटल 3% यहाँ पे जाएगा ये, ठीक है। तो 4% यहाँ पे जो है वो एक्यूमुलेटेड जो आपके ऊपर जो है वो ब्याज रोपित किया जाएगा, वो 4% है यहाँ पे। तो 2% का बेनिफिट तो तभी मिलेगा जब आप 3 लाख तक का लोन ले रहे हैं, ठीक है। और यदि आप अपने लिए गए पैसे को समय पर लौटा रहे हैं तो टोटल बेनिफिट आपको 3% का दिया जाएगा। तो 7 - 3 चला जाएगा, तो 4% इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी आपके ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से 4% की ब्याज दर पे पैसा यहां पे दिया जाता है। तो केसीसी में यदि आपको पूछा जाए कि 3 लाख रुपए तक की प्रभावी ब्याज दर कितनी है, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी 4%। वैसे पूछा जाएगा तो 7% रहेगी यहां पे, लेकिन यदि आप समय पे पैसा लौटा रहे हैं तो इसका बेनिफिट यहां पे रहेगा। अब यहां से सीधा क्वेश्चन आएगा, ये एक समरी फॉर्मेट है यहाँ पे, यानी आरवी गुप्ता की समिति के जो है सुझाव पे सबसे पहले देश के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया। 1998 के अंदर जो है सबसे पहले इसको लाया गया। मिनिमम आयु इस कार्ड को लेने की 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट कुछ भी नहीं है। इसके बारे में कई बार पूछा भी गया है कि केसीसी की अधिकतम आयु सीमा कितनी है इसका बेनिफिट लेने के लिए, तो कुछ सीमा निर्धारित नहीं है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, ये लघुकालीन पैसा दिया जाएगा। सबसे ज्यादा केसीसी जो है वो धारक आपको पूछे जाए तो यूपी के अंदर सबसे ज्यादा केसीसी धारक है। अभी मैंने बताया था मछली पालन और पशुपालन की गतिविधियों के लिए भी केसीसी को लॉन्च कर दिया गया है, और 1.60 लाख तक का जो है वो कोलेट्रल फ्री लोन इसके ऊपर जो है वो दिया जाता है यहाँ पे। अब इसमें कार्ड धारक को जो है वो यहाँ पे अभी अपन ने देखा था कि 3 लाख रुपए तक का जो है वो ऋण रहेगा, तो 4% पे पैसा मिल जाएगा उसको। तो यहाँ पे रुपे कार्ड भी दिया जाता है, जैसे केसीसी जो है जिन्होंने ले रखा होगा तो केसीसी के ऊपर जो है रुपे डेबिट कार्ड भी यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये जो रुपे कार्ड होता है इसके माध्यम से आप जो है वो 3 लाख का जो है वो यहाँ पे लोन राशि निकाली जा सकती है। यहाँ पे वैलिडिटी इसकी 5 साल रहेगी, उसके बाद में आपको रिन्यू करना पड़ेगा, इसको कार्ड को दोबारा जो है रिन्यू करना पड़ेगा। एक डीएलटीसी कमेटी होती है जो यहाँ पे निर्धारित करती है कि किस व्यक्ति को कितनी एलिजिबिलिटी है, कितना पैसा उसको उधार दिया जाएगा, जमीन कितनी है, और उसके आधार पर जो है वो ये चीजें निर्धारित की जाती है। जैसे आपको पूछ लिया गया, इसका मुखिया जो है वो कलेक्टर रहता है यहाँ पे, और जो है वो 4% अभी मैंने बता दिया। 3 लाख तक का यदि कोई किसान लोन ले रहा है तो उसके ऊपर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितनी रहेगी 4% आपको देनी है यहाँ पे, ठीक है। 5 वर्ष में जो है 3 लाख रुपए तक का शॉर्ट टर्म जो है वो लोन ले सकते हैं। 9% की दर पे लोन मिलता है, लेकिन सरकार पर 2% की सब्सिडी रहेगी, तो 7%, और फिर जो है वो 3% और एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके ऊपर जो है वो कितनी हो जाएगी 4% की जो है वो ब्याज दर पे पैसा दिया जाता है यहाँ पे। अब ये कुछ जो है वो यहाँ पे इंश्योरेंस भी है, ये भी अपन को ध्यान रखनी है, एग्जाम के हिसाब से पूछ ली जाती है कि यदि किसी केसीसी धारक की डेथ हो गई तो कितने रुपए का इंश्योरेंस उसका रहता है 50,000 रुपए का। डिसेबल हो गया, काम करने में सक्षम नहीं है, तो वहां पे 25,000 रुपए की जो है वो वहां पे उसको पैसा दिया जाएगा यहाँ पे, और ये 70 वर्ष तक जो है वो कवर प्रदान किया जाएगा। तो आपको पूछ लिया गया कि केसीसी में जो है जो इंश्योरेंस दिया जाता है वो किस आयु वर्ग तक यहाँ पे रहेगा, तो 70 ईयर तक की एज तक ये पैसा जो है वो एक तरीके से इंश्योरेंस कवरेज देने का काम करता है यहाँ पे। अब जितने भी जो है वो केसीसी रखने वाले जो है वो किसान है यहाँ पे क्रॉप इंश्योरेंस की, उनकी जो है वो जिम्मेदारी भी बैंक की ही यहाँ पे रहेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से जो है वो इसको एग्जीक्यूट भी यहाँ पे किया जाता है, जो यहाँ पे एक तरीके से फसल बीमा जो है कि प्रीमियम चुकाने के लिए भी यहाँ पे काम में लिया जाता है। तो ये रुपए किसान क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पे दिया जाता है, जो अभी अपन ने देखा 3 लाख रुपए तक का विड्रॉल कर सकते हैं उसके माध्यम से, तो ये पैसा यहाँ पे जो है वो रहेगा। इसके बाद में केसीसी में एनपीए का प्रावधान क्या है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मान लो किसी किसान ने किसान क्रेडिट कार्ड ले रखा है, अब वो कितने समय बाद में यदि पैसा नहीं लौटा रहा है तो वो पैसा एनपीए की कैटेगरी में आ जाएगा, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाएगा, यानी बैड लोन्स कह सकते हैं आप दूसरे शब्दों में। तो यदि कोई किसान है उसकी नहीं, मान लो ईएमआई है, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट है, 2 क्रॉप सीजन तक जो है वो बकाया है, यदि शॉर्ट टर्म लोन ले रखा है और 2 क्रॉप सीजन चली गई, ठीक है ना, उसके बाद तक वो पैसा नहीं लौटा रहा, तो वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां पे जो है यदि ईएमआई जो है
वो दीर्घकालीन ऋण ले रखा है, जैसे साल 2 साल का ले रखा है, और उसमें एक क्रॉप सीजन तक जो है वो बकाया रह गया, तो उस कंडीशन में ही उसको जो है वो एनपीए मान लिया जाएगा। तो लघुकालीन में तो 2 क्रॉप सीजन है और दीर्घकालीन में जो है 1 क्रॉप सीजन है, उसके बाद में वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे। और ये बताया जा रहा है कि जितना भी बैड लोन देश के अंदर है वो 15% एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है देश के अंदर, यानी 15% जितना भी लोन जो है बैड लोन में जा रहा है वो इस कैटेगरी का हिस्सा है यहाँ पे। तो ये सेम रिपीटेशन है, 1.6 लाख जो अभी आपको मैंने बताया था, ये उसी का हिस्सा है यहाँ पे। अब अगले सवाल पे आ जाएंगे। देखो, अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि होयसाला के अंदर जो है, जो होयसाला से संबंधित विशेष टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं यहाँ पे, जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किए गए हैं, उसमें जो ये लिस्ट आई है ये कौन से राज्य से संबंधित है ये होयसाला? तो कल मैंने आपको बताया था कहाँ का हिस्सा है ये, कर्नाटका का हिस्सा है ये, ठीक है ना। इसके बाद में आगे वाले पॉइंट पे आ जाएंगे। यहाँ पे श्रेया योजना अभी आजकल काफी चर्चा के अंदर है, और उसको लेकर जो है ये बताया गया है कि सरकार एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाती है ओबीसी एससी एसटी के जो है बच्चों के लिए, जिसमें वो उच्च शिक्षा का काम करती है स्कॉलरशिप देके, जिसमें कोचिंग जैसी चीजें भी शामिल है। बच्चों को कोचिंग शिक्षा के लिए भी पैसा दिया जाता है, हायर एजुकेशन के लिए विभिन्न तरीके के बेनिफिट्स हैं यहाँ पे। तो इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर्स स्कीम इसको कहा जाता है यहाँ पे। एससी और ओबीसी के बच्चों को यहाँ पे विशेष तौर पर बेनिफिट दिया जा रहा है। मंत्रालय आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरीके की जो है, मान लो क्वेश्चन में आपको पूछ लिया जाए कि किस मिनिस्ट्री से संबंधित है। अब आपको सोच रखा है कि भैया ये शिक्षा से संबंधित है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पहला ही ऑप्शन दे देगा एग्जामिनर, लेकिन ये सामाजिक कल्याण मंत्रालय से संबंधित है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट का हिस्सा है यहाँ पे। और जितनी भी हायर एजुकेशन से संबंधित जो गतिविधियां हैं उसके अंदर ये फेलोशिप देता है, यानी एक तरीके से उनको स्कॉलरशिप देने का काम शिक्षा के जो है प्रावधान में किया जाता है यहाँ पे। तो इसमें ऑप्शन में आंसर कौन सा हो जाएगा, किससे संबंधित है? हायर एजुकेशन से संबंधित है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें फुल फॉर्म पूछ लेंगे, है ना, किस तरीके के वर्ग को यहाँ पे शामिल किया गया है, तो एससी और ओबीसी को जो है वो यहाँ पे इसमें शामिल किया गया है मूल तौर पर। अब यहाँ पे अभी हाल ही के अंदर निपा वायरस को लेकर आपको बताया था, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है ऑस्ट्रेलिया से मंगाई जा रही है ना, और इसको डिटेक्ट करने के लिए, यानी निपा वायरस के टेस्ट को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे विशेष तरीका का जो है एक ट्रिनेट टेस्ट है, जो कि निपा वायरस को डिटेक्ट करने के काम आएगा। ये आरटीपीसीआर टेस्ट है, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन है, इसके माध्यम से वायरस का पता लगाया जाता है। अब आपको सीधा यहां से सवाल आ जाएगा, हाल ही में किस बीमारी के लिए जो है वो ट्रिनेट टेस्ट को सरकार ने मान्यता दी है? तो सीधा सीधा आंसर कौन सा आ जाएगा? निपा वायरस आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में जो है यहाँ पे ये टेम्पल्स हैं अलग अलग, जो अभी मैंने बताया था कर्नाटका के अंदर जो विशेष जो है वो पुरानी संस्कृति के जो मंदिर हैं उससे संबंधित कौन से टेम्पल को यहाँ पे यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है यहाँ पे? तो कौन सा आएगा इसका आंसर बताओ? चेनाकेश्वर टेम्पल, केशवा टेम्पल या होयसालेश्वर टेम्पल, कौन सा है यहाँ पे इसके अंदर? तो कल आपको एक लिस्ट बताई थी ना, जिसमें तीनों ही जो है तरीके के टेम्पल्स को यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। तो आंसर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आएगा, जो कर्नाटका से संबंधित है यहाँ पे। अब ये हाल ही के न्यूज़पेपर की जो है वो जानकारी है, देश के अंदर जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जीडीपी के आंकड़ों में संशोधन कर दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 100% आते हैं, यानी किस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने भारत की जीडीपी के आंकड़े को कम कर दिया, ज्यादा कर दिया। तो ये जो है वो द हिंदू आर्टिकल के अंदर जो है वो छापा गया है यहाँ पे। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जीडीपी का जो आंकड़ा पहले 6.4% बताया गया था, अभी इसको कम करके 6.3% बता दिया गया है यहाँ पे। और ऐसा जो है वो ये क्यों किया गया? क्योंकि मानसून काफी इस साल प्रभावित रहा देश के अंदर, तो महंगाई बढ़ने की पूरी संभावना है देश के अंदर। तो ये बोल रहे हैं कि एक्सपोर्ट जो है वो आने वाले समय के अंदर देश में कम हो जाएगा, और रेनफॉल का जो पैटर्न था वो अनियमित रहा है। तो इन सब कारणों की वजह से 6.4% से घटाकर 6 जो है वो 3% जीडीपी का अनुमान इन्होंने यहाँ पे लगाया है। अब इसी को लेकर कुछ जानकारियां और हैं। यदि आपको पूछ लिया जाए कि इन्फ्लेशन का जो है वो अनुमान कितना कर दिया गया है, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी
तभी जो है वो यहाँ पे इस तरह की स्थिति आ गई है। तो पहले ये बता रहे थे कि इन्फ्लेशन 5% ही रहेगा, लेकिन अभी इन्होंने अनुमान लगा के कितना बता दिया है, 5.5% बता दिया, यानी इन्फ्लेशन बढ़ सकती है यहाँ पे देश के अंदर। ठीक है, और रियल जीडीपी प्रोजेक्टेड फॉर 2024 एंड 25 ये 6.7% पे रह सकती है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, कितने आंकड़े से कितना किया गया है, इन्फ्लेशन टारगेट कितना बताया गया है इस साल। तो ये जानकारी एडीबी के द्वारा अभी हाल ही के अंदर देश में दी गई है कि एडीबी ने अपने जो है जीडीपी के आंकड़े देश के लिए कम कर दिए हैं यहाँ पे। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है वो देश के अंदर जो है विलफुल डिफॉल्टर्स जो है, विलफुल डिफॉल्टर्स किनको कहा जाता है, ऐसे लोग जो जानबूझकर पैसा बैंकों का नहीं लौटाते हैं, पैसा खा गए और चले जाते हैं। तो अब परिभाषा चेंज कर दी गई है यहाँ पे आरबीआई के द्वारा, और इस परिभाषा में जैसे यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे कि विलफुल डिफॉल्टर्स जो है वो किन को माना जाएगा, जो पैसा नहीं लौटा रहे हैं 25 लाख या 25 लाख से ऊपर की राशि का, उनको विलफुल डिफॉल्टर्स की कैटेगरी में रखा जाएगा। लेकिन 25 लाख से कम है तो उनको इस कैटेगरी में जो है तो यहाँ पे रखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। तो नॉन पेमेंट यदि उन्होंने 6 महीने तक पेमेंट नहीं किया है तो ऐसे हालातों के अंदर उनको जो है वो इस लिस्ट के अंदर रखा जाना है यहाँ पे। तो ये कुछ समरी यहाँ पे दी गई है इस चीज को लेकर यहाँ पे। तो ये आरबीआई की गाइडलाइंस हैं अभी कि डिफॉल्टर्स जो है वो 6 महीने तक यदि वो पैसा नहीं लौटा रहा है ना, जानबूझकर पैसा उसके द्वारा नहीं लौटाया जा रहा है, तो उस कंडीशन में उसको विलफुल डिफॉल्टर्स कह दिया जाएगा। और इसकी राशि जो आपको ध्यान रखनी है, ये इस तरीके के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाएंगे कि भाई कितने दिन से पैसा नहीं लौटा रहा तब इस कैटेगरी में आएगा। तो 6 महीने में के अंदर उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भाई विद इन 6 मंथ कि भाई ये पैसा जो है विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी के अंदर है और 25 लाख या 25 लाख से ज्यादा की कैटेगरी में वो रहना चाहिए। नॉन एडिशनल क्रेडिट जो है फॉर 1 ईयर और नो न्यू वेंचर्स फॉर 5 ईयर्स, यानी कहने का मतलब क्या है कि उसको अतिरिक्त आप पैसा नहीं दे सकते हैं 1 साल के लिए, और उसके साथ कोई भी नया वेंचर जो है वो स्थापित करके वो 5 साल तक वो पैसा वो नहीं विड्रॉल कर सकता। कई क्या होता है जैसे पुराने वाली फर्म को बंद कर देते हैं, नई फर्म बना लेंगे और बैंक के पास फिर पहुंच जाते हैं कि साहब लोन दे दीजिए। तो ये कोई भी नए वेंचर्स के लिए भी उसको 5 साल तक पैसा नहीं मिलेगा, और कोई एडिशनल क्रेडिट भी नहीं मिलेगा सेम फर्म के लिए जो है वो 1 साल के लिए यहाँ पे। और लीगल क्रिमिनल प्रोसीजर्स यहाँ पे रहनी है, यहाँ पे जो भी कार्रवाई बैंक के द्वारा यहाँ पे की जाएगी। लेकिन इसका मेन जो यहाँ पे क्राइटेरिया है वो यही है कि lenders must classify willful defaulters within 6 months of an account turning NPA। तो यहाँ पे जब भी वो NPA में टर्न हो जाएंगे तो यहाँ पे 6 मंथ के भीतर भीतर आरबीआई को सूचित करना है। फिर जो है ये अमाउंट जो रहनी चाहिए वो 25 लाख से ऊपर की रहनी चाहिए, तभी वो विलफुल डिफॉल्टर्स रहेंगे। नए वेंचर रहेगा तो उसके लिए 5 साल का पाबंदी है। सेम वेंचर में यदि उसको नया क्रेडिट देना है तो 1 साल की पाबंदी रखी गई है यहाँ पे। तो ये आज ही की न्यूज है जिसमें ये गाइडलाइंस जो है वो आरबीआई के द्वारा दी गई है। अब कुछ बैसल थर्ड के नियमों को लेकर यहाँ पे जो है जानकारी जो है वो और दी गई है। देखो बैसल जो है वो अलग अलग कैटेगरी के रूल्स रेगुलेशंस हैं जो यहाँ पे बैंकों के ऊपर लगाए जाते हैं यहाँ पे। तो ये बैसल फर्स्ट सेकंड तक तो ऑलरेडी चल रहा है। अब नए नियमों को इस साल जो है बैसल थर्ड को धीरे धीरे बैंकों के अंदर लगाया जा रहा है, और ये मूल तौर पर इसका संबंध जो है वो किससे है, लिक्विडिटी रिस्क से है यहाँ पे, यानी जिसको तरलता जोखिम यहाँ पे कहते हैं। तो तरलता जोखिम को लेकर विभिन्न तरीके के जो मापदंड हैं उसमें बदलाव जो है वो धीरे धीरे किया जा रहा है, और आने वाले समय के अंदर भारतीय बैंक या अन्य जो वित्तीय संस्था है उनके लिए ये नियम जो है वो धीरे धीरे सारे लागू कर दिए जाएंगे। तो ये न्यूज यही बोल रही है कि आरबीआई ने अभी हाल ही के अंदर बैसल थर्ड की जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे कितना पैसा न्यूनतम उनको सुरक्षित रखना पड़ेगा अपने पास, वो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए इन्होंने जो है वो लागू किया है। अब देश के अंदर 5 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसमें जो है वो एग्जिम बैंक है एक, है ना, एक आपका नाबार्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है NABFID है यहाँ पे, और सिडबी है, और नेशनल हाउसिंग बैंक है। तो ये कुल मिलाकर जो है वो 4 ऐसी संस्थाएं हैं जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में आती है। तो आपको ऑप्शन दे देंगे एग्जाम में इनमें से कौन सा AIFI नहीं है यहाँ पे, और सबसे न्यूनतम जो है वो AIFI कौन सा है, ये नेशनल जो है वो फाइनेंसिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है
वो NABFID इसमें सबसे नवीनतम कैटेगरी के अंदर है यहाँ पे। अब बदलाव क्या किया गया है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो, तो ये तो सेम चीज है कि 2000 जो है अप्रैल 2024 से यहाँ पे ये नियम लागू कर दिया गया जाएगा। अब कई बार एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है कि बेसल थर्ड जो नए नियम लाए गए हैं वो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए RBI ने कब से लागू करने के लिए कहा है, तो अप्रैल 2024 से लागू कर दिए जाएंगे इनको। अब ये इंस्टीट्यूशंस हैं जो अभी मैंने बताई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, NABFID है, नाबार्ड है, NHB है, SIDBI है, तो ये वो 5 इंस्टीट्यूशंस हैं जो यहाँ पे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में आती हैं यहाँ पे। तो इन 5 को ही केवल जो है AIFI का दर्जा दिया गया है। अब ये जानकारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, कल भी अपन ने बात की थी यहाँ पे कैपिटल एडवोकेसी रेशियो की, ये उसी तरीके से है, यानी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को टोटल कैपिटल जो है वो 9% उनको अपने पास सुरक्षित रखना जरूरी है यहाँ पे। जैसे अभी आपको बताया था कि भारत के अंदर कार कैपिटल एडवोकेसी रेशियो 9% ही है, लेकिन ये चीज अब AIFI पे भी लागू रहेगी देश के अंदर। दूसरी चीज, इसमें टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल 2 अलग अलग होती है, तो मिनिमम टीयर 1 कैपिटल जो है वो यहाँ पे कितनी रहेगी, 7% रहेगी, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और CET यानी कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल जो है वो 5.5% रहेगी। ये सीधा सीधा आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बारे में डिटेल जो है वो अपन जो है किसी एक क्लास में देखेंगे, जिसमें जो है वो इसका मतलब यहाँ पे जो है वो क्या है यहाँ पे। तो ये एक तरीके से कैपिटल रिक्वायरमेंट का हिस्सा है। अभी मैंने आपको बताया कि पूरा जो माजरा है यहाँ पे वो लिक्विडिटी रिस्क को लेकर है यहाँ पे, यानी वित्तीय संस्थाओं के पास कभी भी पूंजी का अभाव नहीं हो, इसके लिए उनको कुछ पूंजी अपने पास सुरक्षित रखने पड़ती है अलग अलग फॉर्मेट में। ठीक है, तो वो अलग अलग फॉर्मेट है एक तरीके से यहाँ पे। तो 9% तो कैपिटल एडवोकेसी रेशियो है, टीयर 1 कैपिटल उनको 7% सुरक्षित रखना पड़ेगा, और कॉमन इक्विटी टीयर फर्स्ट कैपिटल 5.5% रखना पड़ेगा। अब ये बोल रहे हैं कि NHB जो है, नेशनल हाउसिंग बैंक की बात की जाए तो ये जुलाई 2024 से यहां पे इस पे लागू होगा। अब ये क्यों होगा? यदि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि साहब NHB का अकाउंटिंग ईयर कौन सा है, तो वो कौन सा है, जुलाई से जून है। बाकी सबका कितना रहता है, अप्रैल से मार्च तक रहता है। तो अभी अपन ने दूसरे में देखा कि बाकी जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगा, लेकिन यहां पे जो है वो लागू होने वाली NHB के लिए लागू कब होगा, जुलाई से जून वाले, यानी जुलाई 2024 से लागू होगा। तो आपको ऑप्शंस दे दिया गया, इनमें से कौन सी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ये जो नए बेसल रूल्स हैं किस पे लागू नहीं होंगे, अप्रैल से, तो अप्रैल से किस पे लागू नहीं होंगे, NHB पे। यानी लागू जो है वो NHB पे, नेशनल हाउसिंग बैंक पे कब होंगे, जुलाई 2024 से लागू होंगे ये। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। अब ये एम्प्लॉय जो है वो स्टेट इंश्योरेंस कंपनी है, जिसमें ये अभी हाल ही में आंकड़ा जारी किया गया कि देश के अंदर कितने नए जो है वो कर्मचारी इस जो है वो इंश्योरेंस कैटेगरी के अंदर आ गए हैं यहाँ पे। तो 19.88 लाख जो है वो यहाँ पे जुड़े हैं, और लगभग 27,870 जो है न्यू स्टैब्लिशमेंट रजिस्टर्ड हुए हैं, यानी नए जो संस्थाएं हैं वो रजिस्टर्ड होकर जो है वो इसके अंदर कर्मचारियों को जो है वो इसमें इन्वॉल्व किया गया है यहाँ पे। तो ये आंकड़ा जो है वो आपको ध्यान रखना है। कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कि SIC की हाल ही रिपोर्ट के मुताबिक कितने नए कैंडिडेट को इस कैटेगरी में जो है रखा गया है यहाँ पे। इसके बाद में देश में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें लाई जाएंगी, और इसके लिए आपको पूछा जा सकता है कि यह समझौता किस देश के साथ किया जाएगा या किया गया है, जिसमें अमेरिका जो है 10,000 बसों को, इलेक्ट्रिक बसों को देश में स्थापित करने में सपोर्ट करेगा यहाँ पे। और ये कंफर्मेशन US एम्बेसी के द्वारा जो है वो किया गया है यहाँ पे। अब ये सबसे बड़ी बीमारी है जो है कल ही के न्यूज़पेपर में डिक्लेयर की गई WHO के द्वारा। विश्व के अंदर सबसे पहली बार जो है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये जारी किया है कि हाइपरटेंशन की कितनी बुरी स्थिति जो है वो देश के अंदर बनी हुई है यहाँ पे, और हाइपरटेंशन की वजह से ही हार्ट अटैक या स्ट्रोक वगैरह जैसी बीमारियां लोगों को जो है वो ग्रसित होती है यहाँ पे। तो ये बताया गया है कि इस रिपोर्ट के अंदर जो है कि देश के अंदर जो है 5.8 मिलियन पेशेंट्स जो है वो हाइपरटेंशन के माध्यम से जो है बीइंग ट्रीटेड अंडर द इंडियन हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव across 27 states as of June 2023, the World Health Organization said in a recent report। यानी 27 राज्यों के अंदर
ये स्थिति बनी हुई है देश के अंदर। 5.8 मिलियन पेशेंट ऐसे हैं जो हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं यहाँ पे। अब आपको एक सीट दी गई है, उसी के बारे में अपन जो है वो आगे देखेंगे। यहाँ पे देखो, तो ये उसी से संबंधित है, अपनी सीट निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे, इंडिया मस्ट गेट मोर पीपल्स टू कीप ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल। तो भारत के अंदर जो है वो जो ब्लड प्रेशर वाली प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा भयानक स्थिति के अंदर है यहाँ पे। ग्लोबली हाइपरटेंशन अफेक्ट 1 in 3 इंडिविजुअल्स, 4 out of 5 डू नॉट हैव इट एडिक्वेटली कंट्रोल्ड। यानी हाइपरटेंशन की बीमारी जो है वो 3 में से 1 आदमी को देश के अंदर जो है वो हाइपरटेंशन की स्थिति बनी हुई है। यानी हर एक 3 आदमी में से 1 आदमी हाइपरटेंशन से ग्रसित है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है वो 5 में से 4 लोग ऐसे हैं जो पर्याप्त तौर पर उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, दवाइयां नहीं ले रहे हैं या और मेडिकेशंस नहीं लिया जा रहा है उनके द्वारा। तो ये हालात जो है वो देश के अंदर बने हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये अपने आप में एक तरीके की फर्स्ट रिपोर्ट है जो हाइपरटेंशन को लेकर जो है वो WHO ने जारी की है हाल ही के अंदर। हाइपरटेंशन रिलीज्ड ऑन सितंबर 19, तो ये रिपोर्ट 19 सितंबर को जारी की गई। और ये एक तरीके से ग्रीम रिमाइंडर है। ग्रीम रिमाइंडर का मतलब एक गंभीर याद दिलाने के लिए, गंभीरता की याद दिलाने के लिए इस रिपोर्ट को जो है वो जारी किया गया है। That have done little to keep the biggest risk factor of death and disability under the check despite the easy availability of inexpensive medicine। जबकि आप सरकारी अस्पतालों में जाएंगे और कहीं भी जाएंगे तो ये लाइफ सेविंग डिजीज के अंदर आती है। हाइपरटेंशन जो है या और चीजें हैं, तो सरकारें जो है वो हॉस्पिटल्स के माध्यम से बहुत सस्ती दरों पे जो है वो हाइपरटेंशन, डायबिटीज की दवाइयां उपलब्ध करवाते हैं। तो ये इनएक्सपेंसिव है, उसके बावजूद भी जो है वो यहाँ पे इस चीज को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, यानी किसी का जैसे ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर पहुंच गया या फिर 90 से ऊपर चला गया नीचे वाली रेंज, तो ये स्थिति में जो है वो मेन रिस्क फैक्टर माना जाता है इसको। यानी इस कंडीशन में जो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो है वो पेशेंट को हो सकती है, जिसमें हार्ट अटैक भी उसको आ सकता है या फिर वो स्ट्रोक से भी ग्रसित हो सकता है। तो किसी भी तरीके की बीमारी उसको लग सकती है यहाँ पे। एंड द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिजीज एंड डेथ, और ये एक तरीके से जो है वो सबसे कॉमन कारण है। किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो ज्यादातर यही माना जाता है कि हार्ट जो है वो अटैक जो है आया है तो वो कहीं ना कहीं बीपी की वजह से ऐसा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं डेथ को लीड करता है, यानी देहांत उसका हो सकता है यहाँ पे। It is important to note that the health risks associated with hypertension do not begin at over 140 और 90। तो ये जो है वो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, लेकिन इसके बाद में जो है वो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है यहाँ पे। Instead the operate in continuum even below what is classified as the clinical hypertension, especially in peoples who are diabetic, are obese and those who consume tobacco and alcohol। अब इससे नीचे भी इस तरह की गतिविधि हो सकती है, लेकिन वो अलग केस के अंदर है। जैसे मान लो कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई तंबाकू का सेवन कर रहा है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, तो उस केस के अंदर भी वहां पे बीपी जो है उसको प्रभावित कर सकती है यहाँ पे। ठीक है। हैंस रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन लेवल इन द पॉपुलेशंस अंडर एस्टिमेट द क्यूमुलेटिव रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। तो इसलिए यहाँ पे एक तरीके से जोखिम इसका बना हुआ है देश के अंदर जनसंख्या पे। In the WHO report that relies on 2019 data, 188 million Indian adult as 30 to 79 years have hypertension। तो ये आंकड़ा आप ध्यान रखना, यदि आपको एग्जाम में पूछ लिया गया कि भारत के अंदर WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 70 से जो है वो 79 की एज तक कितने लोग हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं, ये WHO की रिपोर्ट यहाँ पे बताई गई। उसके मुताबिक 188 मिलियन लोग जो है वो इससे देश में ग्रसित हैं। ऑफ देन द कंडीशंस हैज बीन डायग्नोज्ड ओनली इन 37%। लेकिन इस कंडीशन का इलाज जो हुआ है वो 37% का डायग्नोज किए गए, यानी उनका पता लगाया गया। 30% आर ट्रीटेड, यानी 30% का इलाज हुआ, 37% का पता लगा, और 15% जो थोड़े बहुत है यहाँ पे ऑफ पीपल्स हैव हाइपरटेंशन अंडर कंट्रोल, और उनमें से 15% जिनका नियंत्रण में है हाई बीपी जो है, बाकी तो जो है वो उनका इलाज ही नहीं हो रहा है। Women appears to be marginally better than men's in having the condition diagnosed, और डायग्नोसिस के मामले में जो है महिलाओं की स्थिति ज्यादा बेहतर है बजाय पुरुषों के यहाँ पे। ट्रीटेड एंड कंट्रोल, यदि
इलाज के बारे में सोचेंगे या फिर नियंत्रण बीमारी को लेकर, तो महिलाएं ज्यादा बेहतर तरीके से इसको कंट्रोल कर पा रही हैं। बेस्ड ऑन स्केची डेटा फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ इंडिया, स्ट्रोक इंसिडेंस वाज फाउंड टू बी 108 and 172 per 1 lakh people per year, and the 1 month case fatality rate was 18 to 12%। तो यहाँ पे स्ट्रोक की घटनाएं भी काफी होती हैं, जैसे हाइपरटेंशन से जो है वो हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, तो स्ट्रोक की घटनाएं भी बहुत पाई गई हैं। यानी 1 लाख लोगों पर जो है वो 108 से 172 लोग जो हैं वो स्ट्रोक से ग्रसित रहे हैं यहाँ पे प्रति वर्ष यहाँ पे। और द 1 month केस फैटेलिटी रेट जो है वो 18 से 42% रही है। फैटेलिटी का मतलब जहां पर डेथ हो गई है अगले की इस तरीके की बीमारियों की वजह से। As per a February 2022 data study, in the Global Burden of Disease report in 2019, heart attack was the leading cause of death and disability in India। यानी हार्ट अटैक सबसे गंभीर मामला है जो देश के अंदर जो है वो इस तरीके की बीमारी को जो है वो आगे ग्रसित कर रहा है, और इस तरीके से लोगों का देहांत जो है वो इस तरीके की बीमारियों से ज्यादा हो रहा है यहाँ पे। अब आगे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, स्टडीज हैव शोन दैट एक्सेस सॉल्ट कंजप्शंस इन रेस्पॉन्सिबल बोथ 17 to 30% इन हाइपरटेंशन। अब इसका सबसे बड़ा मूल कारण क्या है कि 17 से 30% जो है वो इस बीमारी का मूल कारण है कि लोग जो है नमक का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, जबकि आइडियली ये बोला गया है कि 5 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से ज्यादा नमक किसी को नहीं खाना चाहिए। यदि वो खा रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें हाई बीपी के सिम्टम्स जो है वो धीरे धीरे आ सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक बड़ा कारण यहाँ पे बताया गया है। वाइल मेंबर्स स्टेट आर रिक्वायर्ड टू अचीव 30% रिलेटिव रिडक्शंस इन मीन पॉपुलेशन इंटेक सॉल्ट बाय 2025, जबकि WHO का रिकमेंडेशन ये है कि 2025 तक जो भी नमक का इस्तेमाल हो रहा है उसको 30% तक कम करना है यहाँ पे। अब इसको लेकर भारत भी काम कर रहा है। India is yet to implement many component of WHO prescriptions to cut down salt intake। यानी अभी भारत के लिए बाकी है काफी चीजों को लागू करने को लेकर यहाँ पे। A study in 4 Indian states published in 2021 found high salt and sugar content in packaged food items। यानी ये एक अध्ययन किया गया जिसमें जो है वो काफी ज्यादा सॉल्ट की मात्रा और शुगर कंटेंट की मात्रा पैकेज्ड फूड के अंदर पाई गई यहाँ पे। Making front of fake nutrition labeling mandatory, encouraging reformulations of food to cut down salt, and raising awareness in people to reduce salt intake should be urgently undertaken। तो अभी आप देखते होंगे कि जितने भी जो है वो पैकेज्ड फूड आते हैं उसके ऊपर न्यूट्रिशन लिखा रहता है कि कितना सॉल्ट है, कितना सोडियम है, यहाँ पे कितना उसमें शुगर का इस्तेमाल किया गया है। तो भारत में लगातार जो है जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जिसको FSSAI कहा जाता है, ये लगातार जो है जो पैकेज फूड आते हैं उनको ये इंडिकेशन दे रही है कि आप अपने न्यूट्रिशन लेवल आपके फूड के अंदर कितना है वो आप उसके ऊपर लिखेंगे वहां पे। इंडिया हैज हाउएवर डन वेल इन इंप्रूविंग ब्लड प्रेशर कंट्रोल इन पीपल्स विद हाइपरटेंशन थ्रू द नोवेल इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि देश के अंदर हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने एक प्रोग्राम भी चला रखा है जिसको IHCI कहा गया है यहाँ पे। यानी ये एक प्रोग्राम है जिसके माध्यम से इसको कंट्रोल किया जा रहा है। 2018 में सरकार इस प्रोग्राम को लेके आई। द IHCI हैज सक्सेसफुली एनरोल्ड 5.8 मिलियन hypertensive पेशेंट्स फॉर ट्रीटमेंट इन 227 स्टेट एज ऑफ जून 2023। तो आपको कभी पूछ लिया गया कि हाल ही में WHO की एक रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जो है वो रेस्पॉन्स करने के लिए भारत में किस तरीके की स्कीम चल रही है, तो IHCI नाम से स्कीम चलाई जा रही है यहाँ पे। Importantly, 48% ऑफ पेशेंट्स एनरोल्ड एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यानी कितने परसेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे PHC जिसको कहा जाता है, 55% हेल्थ वेलनेस सेंटर में जो है वो एनरोल किया है। As of March 2021, it is now important to greatly increase the number of hypertensive peoples to treatment and keep blood pressure under control। तो ये मेन काम यहाँ पे ये रिपोर्ट का यही है कि भारत के अंदर जो लगातार पेशेंट बन रहे हैं हाइपरटेंशन को लेकर यहाँ पे उसके ऊपर काम किया जाए देश के अंदर। तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना, कि सबसे पहले अभी हाल ही में जो है वो रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन लेके आया है, कितने पेशेंट भारत के अंदर हैं, भारत के अंदर हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इंडियाज रैंक इन द इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 165 देशों के अंदर आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें जो है
87 इंडिया हैज फॉलन वन ऑफ द नॉच 87 पोजीशन, यहाँ पे यानी 87 पोजीशन 165 देशों के अंदर भारत की रैंक ये बताई गई है आर्थिक जो है स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर यहाँ पे। तो ये एनुअल रिपोर्ट है यहाँ पे जो आज ही के द हिंदू के अंदर जो है वो लाई गई है यहाँ पे। अब ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप बैंकिंग और फाइनेंस की बात करेंगे तो यहाँ से सवाल पूछने की संभावना काफी रहती है, क्योंकि इसको लेकर अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कल स्टेटमेंट भी दिया है, क्योंकि विरोधी लोग जो है विरोधी पार्टी वाले खड़े हो जाते हैं इस तरीके के जब आंकड़े आते हैं तो, क्योंकि इस आंकड़े का मतलब यह है कि लोगों की बचत राशि कम हो गई है देश के अंदर, यानी लोगों को जो पैसा पहले बचाया करते थे वो पैसा उनको खर्च करना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट का मतलब यहाँ पे यही है। तो डेटा रिलीज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिस वीक और नेट हाउसहोल्ड फाइनेंस सेविंग स्लाइड टू 5.1% टू जीडीपी इन 2022 एंड 23, यानी जीडीपी का जो है वो कितना परसेंट जो है वो अब ये हो गया है 5.1%। यहाँ पे जो लोगों की घरेलू जो बचत है, शुद्ध बचत, वो कम हो गई है यहाँ पे। और ये 1976-77 के बाद में पहली बार देश में ऐसा हुआ है जब लोगों की बचत राशि कम हो गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जबकि यदि आप पिछले साल देखेंगे तो यही आंकड़ा कितना था, 7.2% था, तो अब घटकर कितने पे चला गया है, 5.1% पे चला गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, ये एग्जाम में पूछे जाने की काफी संभावना रहती है इस तरीके के आंकड़ों की। दिस कपल्ड विद एन इंक्रीज इन हाउस होल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी। अब ये हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोगों की वित्तीय जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और ये 5.8% पे चली गई है यहाँ पे, जबकि पहले जिम्मेदारी कम थी फाइनेंशियल। 2021-22 में जिम्मेदारी जो है जीडीपी का 3.8% था, लेकिन अब बढ़कर जो है 5.8% पे चला गया, तो लोगों का खर्च जो है पैसा ज्यादा हो रहा है, इसीलिए 7.8% से ये कहां पे पहुंच गया, 5.1% पे पहुंच गया। ठीक है ना, तो ये आंकड़ा काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम की दृष्टि से ये ध्यान रखना है।